अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी इस वक्त पाक फ़ज़ाइया के उस पुरवकार शख्सियत की जिसका नाम MM आलम है। उनकी 8वीं बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया गया पुरजोश अंदाज में। पाक फ़ज़ाइया का ये जो हीरो है MM आलम, एक वो शख्सियत है जिन्होंने एक ऐसा कारनामा किया, सरअंजाम दिया जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में भारतीय फ़ज़ाइया के 5 तैयारों को गिराने का शानदार कारनामा सरअंजाम दिया था। और भारत के वो जो नापाक अज़ाइम हैं, जो माजी में भी हमने देखे, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े ओछे हथकंडे किए जाते हैं, वो अज़ाइम पूरे नेस्तो नाबूद किए, नापाक अज़ाइम दूर कर दिए। और न सिर्फ ये काम किया बल्कि पाकिस्तान को सुरखरू किया, पाकिस्तान की अफवाज को सुरखरू किया, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के शहरियों को सुरखरू किया दुनिया भर में। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर दिफाई तज़कियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब इस वक्त मौजूद हैं। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया, इट्स गुड टू हैव यू इन माय प्रोग्राम ऑल द टाइम। जनरल साहब, मैं चाहूँगा पहले आप अपने कलमात से आगाज़ करें। महमूद आलम साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 1965 में मैं सेकुलर स्टूडेंट था और कारनामे उनके देखे भी सुने भी, लेकिन बहुत बाद में जब मैं GSU में पोस्टेड था तो उस वक्त उनसे मुलाकातें हुई। हमारी ज्वाइंट एक्सरसाइज थी जिनमें ये तशरीफ लाया करते थे। इंतहाई शरीफ नफ्स और बड़े कम गो, बातें कम करनी, और जो बात की वो हमेशा बड़ी काम की बात करते थे, सोच समझ के बात करते थे। और एक इंतहाई मुहिब्बे वतन इंसान जो कि सच्चा मुसलमान भी। तो ये बड़ी कम लोगों में खूबियां होती हैं कि वो दीनदार भी हों और अपने मुल्क के साथ इंतहा से ज़्यादा वफादार हों। जाती मुफादात का कतन कोई हो ना, वैसे भी उनकी फैमिली नहीं थी, उन्होंने शादी नहीं की हुई थी, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा वक्त अपना एयरफोर्स को ही, प्रोफेशन को ही देते थे। जी। तो ये तो उनकी अपनी शख्सियत थी और बड़ा एहतराम था एयरफोर्स में भी और आर्मी में बड़ा एहतराम था। जब वो आते थे मुझे याद है कि हमारे बड़े सीनियर ऑफिसर उनके एहतराम में खड़े हो जाते थे और उनको बड़ी अच्छी तरह वेलकम करने, क्योंकि उनको हमेशा से एक हीरो के तौर पे देखा जाता था, एक ऐसे आदमी के तौर पे जिसने कारनामे सर अंजाम दिया। बाकी तो जब 65 की जंग के ये वाकयात हुए तो उस वक्त तो दुनिया लोहा मानती थी, सिक्का मानती थी। पाकिस्तान की एयरफोर्स का ये मशहूर था ज़माने में कि इस जंग में फतह का सेहरा एयरफोर्स, आर्टिलरी और अल्लाह ताला की रहमत से है। तो अल्लाह ताला की रहमत तो एक कॉन्स्टेंट फैक्टर है, वो हमेशा ही जिसके साथ होगा वो जीतेगा। लेकिन लाज़मी बात है कि MM आलम के कारनामे और मैं समझता हूँ कि उनकी उनकी महारत जो थी वो हमारे काम आई और 1965 की जंग में पाकिस्तान से हुआ। ठीक। जनरल साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि 18 मार्च 2013 को कराची में अपने खालिक हकीकी से जहाँ मिले, अदालत के बाइस जिस तरह ये मामलात हुए, कितना बड़ा लॉस है ये हमारे लिए? देखिए, ये बात इस तरह आप देखें कि उस नौइयत के लोग बड़े कम होते हैं, सर्विस में भी हों या आम जिंदगी में किसी भी शोबे में। आपको इतनी डेडिकेशन वाले, इतने मुहिब्बे वतन और इस तरह के सुलझे इंसान तो बड़े कम होते हैं। लाज़मी बात है कि जब आप किसी को समझते हैं कि ये आपके लिए एक मशाल राह है, ये आपकी रहनुमाई करता है, या ये आपके लिए एक हीरो है जिसको आपने फॉलो करना है, कि ये एक मिसाल है जिसके लिए जिसकी तकलीफ करनी चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा तो लोग होते नहीं। तो वो अपने तौर पे एक रोशनी के मीनार की तरह थे जो बाकी लोगों ने फॉलो करना होता था। और मिसाल की है कि ये अगर किसी ने महारत हासिल करनी है जंगी मामलात में तो MM आलम की तरह उसे भी करना चाहिए। तो लोग उनकी मिसालें देते थे बच्चों को, दूसरों को गाइड करने के लिए। जो नए लोग आते थे, नए कैडेट्स वगैरह आते थे अकेडमी में, तो ये मिसालें थी उनके लिए। तो लाज़मी बात है कि जब आपके सामने से वो मिसाल दुनिया में हट जाती है तो कहानियाँ तो बेशुमार होती हैं जो सदियों से चली आ रही होती हैं, आप सुना सकते हैं। लेकिन एक जिंदा रोशन मिसाल वो न रही तो लाजमन एक बहुत बड़ा लॉस है मुल्क के लिए।
अच्छा, जनरल साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा, एमएम आलम जैसे जिस तरह हीरोज़ हमारे हिस्ट्री के अंदर बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं, तो हमारे जो इनके जूनियर्स हैं या फिर जो अभी हमारी पाक फ़ौज हैं, ये उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके? उनकी जो महारत थी वो ट्रांसफ़र करने में कामयाब हुए एमएम आलम साहब? देखिए उनकी तो महारत का ये है कि जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, तो इनके तजुर्बात जो हैं वो वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं जी। ताकि लोगों की ट्रेनिंग में वो चीज़ें शरीक हों। तो उस लिहाज से तो वो एक आप कह लीजिए कि एक तालीम का, ट्रेनिंग का एक हिस्सा है उनकी शख्सियत। लेकिन ये है कि आज की हमारी अल्लाह का बड़ा करम है कि एयरफोर्स में बहुत अच्छे, बड़े माहिर किस्म के और जज्बे वाले पायलट मौजूद हैं। अभी आपने देखा कि जो पीछे हमारा भारत के साथ एक मुठभेड़ हुई जिसमें उनके 2 जहाज गिराए हमारे 2 पायलट ने। तो ये चीज़ें वो हैं जो कि आपकी अपनी फोर्सेस की लगन, उनकी मेहनत, उनके जज्बे को ज़ाहिर करती है। तो एक स्टैंडर्ड है जो ये हमारे बुजुर्ग एमएम आलम जैसी शख्सियात को छोड़ गए। हालांकि ये बिल्कुल 100% वो स्टैंडर्ड शायद मेंटेन करना मुश्किल हो, लेकिन बासूरत ये वो ट्रेडिशन हैं, ये वो आप कह लीजिए कि आपके सुनहरे बाब हैं, जो वक्तन फ़क्तन याद दिलाए जाते हैं लोगों को ताकि वो भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करें। अब आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि अशराफ के जो कारनामे हैं वो हमेशा बच्चों को पढ़ाए जाते हैं इस वजह से कि बच्चे अपनी जो उनकी रूट्स हैं, जो जहाँ से वो उनका ख़मीर उठा है, वो उन चीज़ों को याद रखें और फिर अपनी ज़िंदगी में उनके कारनामों को बरूए कार लाएँ और वो भी उसी तरह की परफ़ॉर्मेंस दें, तो वो एक सबक बन जाता है कौम के लिए, रहनुमाई का ज़रिया बनता है। तो ये उनकी शख्सियत है और जी। आज भी उसका असर मौजूद है हमारी एयरफ़ोर्स पे कि माशाअल्लाह आपने उसका नाम देखा, जो 2019 में जो हुए वाक़यात भारत के साथ, तो आपने खुद देखा कि फरवरी में क्या परफ़ॉर्मेंस थी हमारे लोगों की। अच्छा, जनरल साहब, आप काफ़ी डीप एनालिसिस जो है वो रखते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर ली जाए, डिफेंस अफेयर्स की बात की जाए। इस वक्त अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान को इंटरनेशनली किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और ख़ास तौर पे पड़ोसी मुल्क अगर भारत की बात कर ली जाए, तो वो ओछे हथकंडे आए दिन अपनाता रहता है। देखिए यहाँ पे खित्ते में एक बहुत बड़ी तब्दीली जो हुई वो ये है कि अमेरिका ने अपनी नेशनल स्ट्रेटजी प्लान जब वजह की बनाई, ऐलान किया, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि रशिया और चाइना हमारे अब टारगेट्स हैं या वो एडवर्सरीज हैं हमारे, हमें उनसे मुकाबला है। और पाकिस्तान उनके हमसाये में मौजूद है, इसी खित्ते में मौजूद है और आपको अंदाजा है कि चाइना हमारा हमेशा से बहुत ही करीबी दोस्त है, जबकि भारत और चाइना की दुश्मनी बन जी। गई। अब ये अलग कैंप बन गए और अमेरिका ने ये क्वाड वगैरह बना लिया, जापान ऑस्ट्रेलिया को साथ लगाया, भारत उसमें शामिल किया। अब वो उनके पास एक जवाब मौजूद है कि जी हम चूंकि उनको चाइना के खिलाफ तैयार कर रहे हैं तो उनको हर तरह के हथियार देना, भारत को मतलब उसकी अपनी जो कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा उसको असला दिया जा रहा है। जी। तो इन हालात में पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया क्योंकि हमें ये पता है कि बहुत असला मिल जाने के बाद भी भारत ये जरूरत नहीं करेगा कि जाके चाइना के साथ जंग मोल ले। वहां तो आज भी जब भी अभी भी जो उनका लद्दाख पे हुआ है तो उधर भारत उनको यही कहता हमने सुना है कि जंग मसले का हल नहीं, आप बैठिए बातचीत करें। जबकि जब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो फिर जंग वगैरह का किस्सा शुरू हो जाता है, यहाँ कहते हैं जी जंग ही मसले का हल है। तो आपने देखा कि आपकी हमारी एलओसी वगैरह पे क्या हालात रहे पिछले 7 साल। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और फिर जब कश्मीर का मसला लटका हुआ है, ये हल नहीं हुआ, तो झगड़े डिस्प्यूट्स आपके मौजूद हों तो अमन कैसे आ सकता है? अमन तो फिर नहीं आता। तो ये वो मुश्किलात हैं जो पाकिस्तान देख रहा है, पाकिस्तान को इस दौर में ये मुश्किलात जो है उसका मुकाबला करना है। जी। और जो हमारी माशी हालात हैं वो बहुत अच्छे ना होके भी हमें कुछ न कुछ असले पे खर्च करना पड़ता है, जो कि अगर ना हो तो हम अपने लोगों पे खर्च करें। तो ये मुश्किलात हैं जो माशी भी और दिफाई मुश्किलात हमें आज हैं। उसके साथ साथ अंदरूनी हालात, अंदरूनी नाइतफाकी है, कौम के अंदर पोलराइजेशन है पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से और वो इत्तेफाक नहीं है जो होना चाहिए। तो इसका चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, जनरल साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क को, हमारे हमसाए को बैठना होगा, बात करनी होगी, इस मसले को हल करना पड़ेगा।
اور ماضی کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ تمام چیزیں دفن کرنی پڑیں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ ٹیبل ٹاک اب اس وقت یہ نوبت آ چکی ہے, سچویشن بلڈ ہو چکی ہے دونوں طرف سے کہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہونی چاہیے وہ اس طرح کہ یہ جو چیف آف آرمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی چیزیں, وہ یہ ماضی کا یہی ہے کہ بھارت ہر دفعہ بہانہ لیتا رہا, کبھی کہا جی پاکستان نے یہ ٹیررزم کرا دیا, کبھی تو, اور ہم بھی جانتے ہیں کہ بھارت پاکستان میں کیا کراتا ہے. اب اگر آج بیٹھ کے بات ہو اور یہ ہم بھی یہی کہیں کہ جناب آپ نے کل موشن بھیجا تھا, آپ نے یہ کیا تھا, آپ نے کیا تھا, اور بھارت ہمیں کہے کہ جی آپ نے سنا جگہ یہ کرا دیا, تو پھر تو بات آگے نہیں بڑھے. اصل چیز یہ ہے کہ اصل ایشو جس کی وجہ سے دہشت گردی بھی ہوتی ہے وہ ہے آپ کا کشمیر کا مسئلہ. تو پچھلا رونا رونے کی بجائے آپ کشمیر پہ بیٹھ کے بات کریں. جب کشمیر پہ بات ہو اور یہ مسئلہ حل ہو تو پھر آپ کے لیے معاشی ترقی کی راہیں کھلتی ہیں, کیونکہ آج جس طرح سی پیک بن رہا ہے, جی یہ سی پیک ایک ایسی چیز ہے جس کا کل کو بھارت کو بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ اس کا حصہ بننا چاہے. ٹھیک. وہ سینٹرل ایشیا تک اگر سمندر کے راستے جاتا ہے تو اس میں ٹائم بڑا لگتا ہے. فرسٹ ہوتا ہے یہاں تو یہ سڑک موجود ہے جس کے ذریعے یہ جا سکتے ہیں, سینٹرل ایشیا جا سکتے ہیں, افغانستان جا سکتے ہیں, آگے ہر طرف اپنا مال بھجوا سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ فائدہ دونوں طرف ہوگا. ہم بھی اگر زمینی راستہ استعمال کر کے نیپال, بنگلہ دیش, ان ملکوں کو بھیجنا چاہیں اپنا سامان تو بھارت کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے, وہ کہ وہاں پہ بہت بڑی کھپت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو ایک زمینی راستہ موجود ہے. تو یہ جو کنیکٹیوٹی ایک جغرافیائی حالات کی وجہ سے ہمارے پاس موجود ہے, وہ خطے کے ملک اس کا فائدہ اٹھا نہیں سک رہے, اس وجہ سے کہ بھارت نے یہ مسئلہ لٹکایا ہوا ہے اور کشمیر کے مسئلے پہ ہمدردی کی وجہ سے وہ بات چیت آگے چل نہیں رہی. اگر یہ پچھلے وہ دھندے جو جھگڑے ہیں ان کو چھوڑ کے آگے اصل جو جھگڑے ان پہ بیٹھ کے بات کریں جس میں کشمیر کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ بالکل اگر آپ کے اندر پولیٹیکل ول ہوگی تو یہ مسئلہ حل ہو جائے. اچھا, اگر یہ مسئلہ حل ہوتا نظر آئے تو کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کے نہ حل ہونے سے کیا غربت پہ اثر پڑ رہا ہے جو ہم اس وقت کنڈیشن پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں؟ لیکن جب آپ کا ڈیفنس پہ یا اس پہ خرچہ ہوگا وہ کم ہے یا زیادہ ہے, اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا یہاں پہ بھارت کے ساتھ مسئلہ نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, تو پھر ہم یہ خرچہ اتنا نہیں کریں گے. باوجود اس کے کہ اس کی ضرورت ہم محسوس بھی کریں تب بھی ہم کہیں گے کہ کون سی جنگ تو نہیں ہو رہی, تو اس لیے آپ خرچہ نہ کریں, پہلے عوام کے اوپر کر لیں, پھر جب حالات بہتر ہوں گے آپ کی معاشی تو پھر دوسرا کام بھی ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ اخراجات آپ کے بڑھ جاتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب بھارت کو ہر طرف سے اسلحہ مل رہا ہے, امریکہ دے رہا ہے دھڑا دھڑ, اور دوسرے بھی مغربی ملک, اس لیے کہ چائنا کے خلاف کھڑا کرنا, اور ہمیں پتہ ہے کہ چائنا کے خلاف یہ کبھی نہیں لڑیں گے, یہ پاکستان کی طرف ہی رخ کریں گے, تو پھر پاکستان کو مجبوراً ایک حد تک خرچ کرنا پڑتا ہے جہاں وہ پاکستان سمجھے کہ بھائی ہم افیکٹولی اپنا دفاع کر سکیں. اس سے زیادہ تو ہم نہیں کرتے. ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ جا کے ہم نے دہلی پہ قبضہ کرنا ہے, لیکن ایک چیز واضح ہے کہ ہم جی. نے یہ بھی نہیں کرنا کہ ایک آدھ انچ بھی اپنا زمین کا ہم بھارت کو دے سکیں. لہٰذا اس کے دفاع کے لیے خرچات آپ کو کرنے ہوں گے. آپ کو بھی اتنا ہی, وہ 10 ٹینک لیتے ہیں تو 2-3 فٹ ٹینک آپ کو بھی دینے پڑیں. جی. اچھا جن صاحب, ایک آخری سوال بھی کرنا چاہوں گا, اس خطے کے امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ہونا کتنا اہم ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اہم ہونے کا ہمیشہ سے ہم کہتے رہے, کیونکہ دو ملک دشمنی میں رہ رہے ہیں, جبکہ یہاں پہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہو سکتے تھے, تجارت بھی ہو سکتی تھی, جو نہیں, اور دشمنی بڑی اسلحے پہ خرچہ ہونا چاہیے. لیکن اس سے ہٹ کے جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے اور بھارت کو سوچنا چاہیے کہ 73 سال میں کشمیر کا مسئلہ ختم تو نہیں ہو گیا. بھارت نے جتنے بھی حربے کرنے سے کر لیے, تو نہ کشمیری بھولے نہ پاکستان بھولا, 3 جنگیں بھی ہوئی. جی. تو اسی طرح اگر آگے بھارت اس کے بعد لٹکا رہے, 100 سال اور لٹکا رہے, تو یہاں کو بھولے گا تو نہیں, یہ جھگڑا تو رہے گا یہاں پہ. اور پھر اب سوچنا چاہیے کہ اگر اب جنگ ہوتی ہے تو دونوں ملک جو ہیں وہ اپنی قوتیں ہیں, اپنی طاقتیں ہیں, وہ جنگ ہاتھ سے نکل جائے اور مسئلہ کہیں تک اور چلے جائے تو یہ سوچیے کہ انسانیت کی کتنی بڑی تباہی ہوگی. جی. تو اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کو سیریسلی لیا جائے. یہ اس کے لیے ایک دور اندیش لیڈر چاہیے جو یہ سوچے کہ کیا میں نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے حوالے یہی کچھ کرنا ہے کہ وہ بھی روتے دھوتے رہیں اور ان کے بھی سروں پہ یہ تلوار لٹکی رہے نیوکلیئر ویپن, یا یہ کہ آج ہوش مندی سے کام لے کے ہم مسائل کو حل کریں
ताकि हमने तो चलो भाग दौड़ जो की सो की, अगली नस्ल तो सुख का चैन ले, सुख का सांस ले और सुख का वक्त गुजारे आगे। तो ये वो चीज है जिसमें कि कोई दूरंदेश लीडर हों, कोटा नजर नहीं। मुझे भारतीय लीडर कई जो मेरे साथ कभी प्रोग्राम्स में होते हैं ये बात करते हैं, वो कहते हैं जी जनरल साहब आपको मोदी के होते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कहीं खत्ते में अमन आ जाएगा। वो बात ठीक है, लेकिन बासूरत अगर इंटरनल प्रेशर बढ़े और कल को मोदी के ऊपर दबाव आए कि भाई अमन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो हो सकता है कि इससे आज से ये वो बात हो। लेकिन एक चीज मुकदमा है कि भाई अमन आपने अपनी आइंदा जनरेशन को देना है ताकि वो तालीम, तरक्की, माशी तरक्की, अपनी जिंदगी के हालात, अपना मयार जिंदगी बेहतर कर सकें। ये अच्छे लीडर्स हैं वो ये करते हैं कि आइंदा नस्लों के लिए कुछ छोड़ जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेब साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर दिफाई तज़कियाकार। और एम आलम की बात की जा रही है, पाकिस्तान की शान है, पहचान है, पाकिस्तानी हीरो हैं। और 65 की जंग के अंदर एम आलम साहब ने जो कारनामा सर अंजाम दिया था, वो तारीख में उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती है। जिस तरह से भारतीय तैयारों को धूल चटाई थी, भारत को याद तो ज़रूर होगा, और जब जब ये दिन आता होगा तो मैं समझता हूं कि वो हैप्पी फादर्स डे की तरह मनाते होंगे इस दिन को। बहरहाल वक्फा लेंगे यहाँ पर, और फिर वक्फे के बाद कुछ और स्टोरीज इस पर बात करेंगे।